हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी एचआरएम का जो हमने कल न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। कल हमने थ्योरीज देखी थी कि हमारी 5 टाइप की थ्योरी होती हैं। सबसिस्टेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेज फंड, रेजिडुअल क्लाइमेट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थ्योरी ऑफ वेजेस। जो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस ही हमारी डेविड रिकार्डो और लेस्ले ने दी थी 1772 से 1823 और 1825 से 1864 के बीच में। सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, ये इस थ्योरी ऑफ वेजेस में क्या होता है कि जो वेजेस हैं वर्कर्स की वो लॉन्ग रन पर डिटरमाइंड करती हैं वेजेस के लेवल पर, जो कि मतलब कि उनको इतनी वेजेस तो दी जानी चाहिए कि जो उनकी डेली लाइफ की जो नेसेसरी थिंग्स है ताकि उनको मिल सके और वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकें, उसको बोलते हैं हम सबसिस्टेंस लेवल ऑफ थ्योरी ऑफ वेजेस। वेजेस हैं जो हमारे लेबर्स की वो हमारी सबसिस्टेंस लेवल के इक्वल होनी चाहिए इन द वे ऑफ लॉन्ग रन। अगर वेजेस उससे नीचे चली जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो स्टार्व, मतलब वो भूख से मर रहे हैं। उसके बाद आता है, इसको हम आयरन लॉ ऑफ वेजेस एंड ब्राजन लॉ ऑफ वेजेस भी बोलते हैं। ये इसका डायग्राम गिवन है। क्रिटिसिज्म, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक रिलेशनशिप है, साइलेंट रिलेशन है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के बीच में। थ्योरी बेस्ड रेट हमारी सबसिस्टेंस थ्योरी बेस्ड रेट से ज़्यादा नहीं होती। फोकस करते हैं इसमें हम सप्लाई ऑफ लेबर पे और डिमांड को इग्नोर करते हैं। इसमें हम फेल हो जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंस इन वेजेस के कारणों को। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड और लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस। स्टैंडर्ड और लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस में क्या होता है कि इस थ्योरी ऑफ वेजेस में जो लेबर्स हैं वो हमारे इक्वल होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के। मतलब कि लेबर्स को ज़रूरत होती है इतनी वेजेस की वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके, अपने डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से ले सके, एजुकेशंस के बारे में अपना कर सके, मतलब एजुकेट हो सके वो, और जो भी उनको ज़रूरत है जिस भी चीज़ की वो इतनी वेजेस होनी चाहिए कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो सके। इसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। सबसे पहले सप्लाई ऑफ लेबर, इसमें सप्लाई ऑफ लेबर होता है इसमें और डिमांड ऑफ लेबर को इग्नोर किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा इन्फ्लुएंस करता है कुछ फैक्टर्स को जो वेजेस के अलावा होते हैं, जैसे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं किया जाता एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की। नेक्स्ट आता है बेस फंड थ्योरी ऑफ बेस फंड ऑफ थ्योरी। बेस फंड ऑफ थ्योरी में क्या होता है, ये हमारी फिक्स्ड होती है और जो वेजेस होती है इसको हम इंक्रीज नहीं करते बिना किसी वर्कर्स को डिक्रीज़ करें, या फिर मतलब कि ना तो इसको हम इंक्रीज़ करें। जब हम वर्कर को डिक्रीज़ करेंगे तो हमारी वेज रेट कम होगी, और जब वर्कर्स को हम बढ़ाएंगे तो वेज रेट हमारी बढ़ेगी। तो यही है कि इसमें ये वेजेस फिक्स होती है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें। वेज बढ़े, वेजेस हैं जो वर्कर्स की बढ़ती है या फिर वर्कर्स हमारे कम हो जाते हैं, इस चीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें बिल्कुल फिक्स रहते हैं, डिपेंड करते हैं 2 क्वांटिटी के ऊपर। सबसे पहले आता है कि वेज रेट किसके इक्वल होता है, वेज फंड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। कितने नंबर ऑफ वर्कर्स को कितना वेज फंड दिया जा रहा है वो दिया हमारी वेज रेट। और लार्ज साइज ऑफ वेज फंड रिडक्शन इन लेबर, वेज फंड का साइज ज़्यादा और लेबर्स का साइज कम। उसमें क्रिटिसिज्म्स में क्या होता है कि ये एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी का रिलेशन एक्सप्लेन नहीं करता, और ये सोर्स को जो वेज फंड या फिर उसको कैसे परफॉर्म करता है उस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं करता। सप्लाई के ऊपर एम्फासाइज किया जाता है और डिमांड को इग्नोर किया जाता है, और जो वेज डिफरेंशिएशंस इनके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी ऑफ वेजेस। रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी ऑफ वेजेस में क्या होता है कि वेजेस हमारी रिमाइंडर होती हैं, मतलब टोटल रिवेन्यू हम जब हम निकालते हैं, टोटल रिवेन्यू में से जब हम रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं उस टाइम पे जो वेजेस बचती हैं उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी ऑफ वेजेस। वेजेस इज इक्वल्स टू टी आर माइनस आई माइनस पी। टी आर टोटल प्रोडक्शन या टोटल रिवेन्यू हम बोल सकते हैं जिसको, आर रेंट, आई इंटरेस्ट, पी प्रॉफिट। क्रिटिसिज्म्स में क्या होता है कि इसमें भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि उसमें तो हर 3 जो हमने पढ़ी हैं 3 थ्योरी उनमें हम सप्लाई पर एम्फोसाइजेस करके और डिमांड को इग्नोर करते थे। बट रेजिडुअल क्लाइमेट में क्या होता है कि डिमांड पर एम्फोसाइजेस करके सप्लाई को इग्नोर किया जाता है। इसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं होता, मतलब जो वेजेस और लेबर्स होती है वो ज़ीरो और नेगेटिव भी हो सकती हैं, बट एक्चुअल में वो ज़ीरो नहीं होती, मतलब ज़ीरो से नीचे नहीं जाती। रिजेक्ट करते हैं इसमें ट्रेड यूनियन के इन्फ्लुएंस को। अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी। लास्ट थ्योरी है ये हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एक्स्ट्रा या फिर कोई भी एडिशनल जब हम
इनपुट मतलब कोई भी एक्स्ट्रा या एडिशनल इनपुट जब हम देते हैं, मतलब टोटल प्रोडक्ट को जब हम बढ़ा देते हैं किसी दूसरे फैक्टर को बढ़ा के, मतलब उसके अंदर ऐड करके, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जैसे 50 लेबर्स की टोटल रिवेन्यू 2000 थी, हमने एक लेबर बढ़ाया तो रिवेन्यू बढ़ गई, जो हमारा रेट बचा मतलब जो 2050 हुआ बाद में और पहले हमारा 2000 था, तो टोटल वेज रेट हमारा कितना का बचा, 50 का। वो होते हैं हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। अब हम बात करते हैं एजम्पशंस। एजम्पशंस में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में इसको पाया जाता है प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट के बेस पे। जितने भी लेबर्स होते हैं होमोजीनियस होते हैं और सब्सटीट्यूट होते हैं एक दूसरे के। बायर्स और सेलर्स होते हैं, उनके अंदर इक्वल बार्गेनिंग कैपेसिटी होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न अप्लाई किया जाता है। आइडेंटिकल यूनिट होती है और मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। क्रिटिसिजम्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट है जो हमारा रिजल्ट होता है वो ज्वाइन करने के लिए एफर्ट्स को, कोई रॉन्ग एजम्पशंस होती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। आइडेंटिकल प्रॉफिट को भी मतलब आइडेंटिकल प्रॉफिट के भी इसमें एजम्पशंस होते हैं वो रॉन्ग होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इसमें एजम्पशंस रॉन्ग होती है। वन साइडेड होती है और कंप्लीट थ्योरी होती है। अब आता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, वो सभी थी ट्रेडिशनल। अब आता है मॉडर्न। मॉडर्न में क्या होता है कि जो वेजेस के प्राइस होते हैं वो सर्विसेज फॉर लेबर, जो वेजेस के प्राइसेस होते हैं वो सर्विसेज के बदले दिए जाते हैं लेबर्स को। वेज रेट को डिमांड डिटरमाइन किया जाता है उस पॉइंट पर जहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई हमारी इक्वल होगी एक दूसरे से। अब आता है डिमांड फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ लेबर है, जिसमें प्रोड्यूसर्स, कितने प्रोड्यूसर्स विलिंग हैं वेज रेट में काम करने के लिए, मतलब एक एम्प्लॉयज़ को अगर 100 वेज रेट दी जा रही है तो कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो उस वेज रेट पर काम कर रहे हैं। मैक्सिमम जो वेजेस होती हैं लेबर्स की उनको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल रखा जाता है। डिमांड फॉर कॉमोडिटी। डिमांड फॉर कॉमोडिटी में क्या होता है कि जो डिमांड है लेबर की वो डिपेंड करती है डिमांड फॉर कॉमोडिटी जो कि प्रोड्यूस की जाती है। अगर हमारी डिमांड फॉर कॉमोडिटी बढ़ रही है तो जो हमारी डिमांड फॉर लेबर है वो भी बढ़ेगी, कम हो रही है तो कम होएगी। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो डिमांड फॉर लेबर है हमारी वो हमेशा इन्फ्लुएंस करती है प्राइस ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को। अगर सब्सटीट्यूट फैक्टर हमारा बढ़ रहा है तो डिमांड लेबर बढ़ेगी, सब्सटीट्यूट फैक्टर हमारा कम हो रहा है तो डिमांड लेबर कम होगी। टेक्निकल कंडीशन। टेक्निकल कंडीशंस में क्या होता है कि ये हमेशा इन्फ्लुएंस करता है टेक्निकल कंडीशंस को, मतलब डिमांड फॉर लेबर। ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, अगर ऑटोमेटिक मशीन्स हम किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए लगा देते तो लेबर्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लेबर्स जो कम होंगे, मतलब जो लेबर्स वहाँ पे कम है उनको वेज रेट ज़्यादा दी जाएगी। अगर वेज रेट और लेबर्स हमारे ज़्यादा होगी तो वेज रेट कम, क्योंकि जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन है वो खुद ही काम करते तो उनकी इतने लेबर्स की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आता है सप्लाई फॉर लेबर। सप्लाई फॉर लेबर में इसको हम डिफाइन करते हैं कि जो अमाउंट है हमारी लेबर को वो मेज़र किया जाता है कि पर्सन कितने घंटे काम कर रहा है। पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग उसको वेजेस दी जाती हैं कि एक पर्सन कितने घंटे काम करने के लिए तैयार है और उसके बदले में उसको कितनी वेजेस दी जाएगी। वो होता है हमारा सप्लाई ऑफ लेबर। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस। डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस में क्या होता है कि वेज रेट डिटरमाइन की जाती है जहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, इक्विब्रिलियम लेवल है। जैसे इसमें हम एक डायग्राम दे रखा है कि इक्विब्रिलियम लेवल हमारा OW पे है, उसके बाद हमारा जो वेज रेट थी हमारी OW1 होगी, मतलब वेज रेट हमारी बढ़ गई। वेज रेट बढ़ी तो मतलब सप्लाई बढ़ी और डिमांड कम। उसके बाद वेज रेट हमारी वापस कम होगी तो डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी। उसके बाद हमारी वेज रेट फिर कम होगी तो मतलब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम, और उसके बाद लास्ट में फिर इक्वल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।